विच मूव एंड डिपोजिट मटेरियल्स अलोंग द कोस्ट, जो कोस्टल एरियाज में ला करके जमा हो जाए, ताकि जो समुद्र की लहरें हैं वो ज्यादा अंदर तक ना। तो अगर तीन तरफ से किसी पानी को अगर लैंड ने कवर किया हुआ है, ये क्या बन गया यहाँ की, जब इसमें बार बार पानी ने आके टक्कर मारी। यू विल लर्न मोर अबाउट वेव्स एंड करंट्स इन पार्ट 2 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम, और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य अकेडमी के चाणक्य स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का एक टॉपिक जो अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको हम आज वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे हम लास्ट क्लास में छोड़ चुके थे। ठीक है, तो हमारा सेकेंड चैप्टर जो है 9th क्लास का चल रहा है अभी, 9th SST का सेकेंड चैप्टर अभी हम कर रहे हैं, जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि जो अर्थ की सरफेस है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी पिछले क्लास में, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, इरोजन, वेदरिंग, डिपोजिशन मैंने आपको बताया था क्या होता है इनका मतलब। तो आज वहीं से आज हमें शुरू करना है। हम आ चुके थे इसके पेज नंबर 7 पर, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। जो अर्थ का इंटीरियर है उसको भी हम थोड़ा बहुत समझ चुके थे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर क्या होती हैं। ठीक है, तो वहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। हम थे पेज नंबर 7 पर, जिसमें इस मड आइलैंड के बारे में हमने पढ़ लिया था। ये अंडमान निकोबार में एक बारतांग नाम की जगह है जहाँ पर ये मड आइलैंड पाया जाता है, मड वॉल्केनो पाया जाता है। हम आ चुके थे यहाँ पे प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है और डिपोजिशन क्या होता है। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना, चट्टानों का टूट जाना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। चाहे वो किसी भी वजह से टूटें, ठीक है, चाहे वो हवा की वजह से टूटें, चाहे वो पानी की वजह से टूटें, चाहे वो ग्लेशियर की वजह से टूटें। तो ये जो हवा, पानी, ग्लेशियर हैं, ये सब कहलाते हैं एजेंट्स। तो किसी भी एजेंट के द्वारा अगर कोई भी चट्टान छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है तो वो पार्टिकल्स का टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। उसके बाद उन पार्टिकल्स का वहाँ से चले जाना, वहाँ से बह जाना क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। और जहाँ वो जाकर के पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं तो वो जो जमा हो जाना कहलाता है वो कहलाता है डिपोजिशन। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं एक बार कि वेदरिंग एंड इरोजन प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स by continuously breaking down and reshaping the earth surface। यानी कि वेदरिंग और इरोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों, कैसे कि अर्थ के सरफेस को बार बार तोड़ना और बार बार उसको रीशेप करने में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कौन करते हैं, वेदरिंग और इरोजन। ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम वेदरिंग एंड इरोजन वर्क टुगेदर टू वियर डाउन माउंटेन्स, carve valleys, form plains and create features such as caves, cliffs and river deltas, gradually giving shape to the diverse landscapes we see on earth today। यानी कि बहुत ही लंबे समय से जो वेदरिंग और इरोजन है, इसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए हैं, जैसे माउंटेन्स का बनना, माउंटेन्स का टूटना, वैलीज बनना, प्लेन्स बनना, अलग अलग फीचर्स क्रिएट करना जैसे कि केव, क्लिफ, रिवर डेल्टाज। ये सारी जो चीज़ें बनती हैं ये वेदरिंग और इरोजन की वजह से ही बनती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो वेदरिंग है ये होता क्या है, वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग का मतलब क्या है। ठीक है, वेदरिंग का मतलब क्या है, एक मिनट। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं वेदरिंग का मतलब क्या है, वेदरिंग समझते हैं। वेदरिंग इज द प्रोसेस, अब इस बात को हाईलाइट करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका डेफिनेशन यहां पे दी हुई है वेदरिंग की, कि वेदरिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू वेरियस प्रोसेसेस। तो जो मैंने आपको बताया वही यहां पे लिखा हुआ है कि वेदरिंग का मतलब होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो रॉक्स हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं छोटे छोटे पीसेस में ड्यू टू वेरियस प्रोसेसेस। तो ये कहलाता है वेदरिंग। इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल, ओनली द ब्रेकिंग डाउन। यानी कि इट डज नॉट इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल, यानी ब्रोकन मटेरियल का जो मूवमेंट है, वो जो वहां से बह जाएगा, वो जो मूवमेंट है वो इसमें शामिल नहीं होता है। केवल टूटना, यानी ओनली द ब्रेकिंग डाउन, केवल उस चट्टान का टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। उसका वहां से बह जाना क्या कहलाता है, वो इरोजन है। केवल टूटना क्या कहलाता है, वेदरिंग। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग, 3 तरह का वेदरिंग होता है। जैसे एक होता है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या है, इन विच रॉक्स ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, जिसमें जो चट्टान है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट और विंड। चाहे
टेम्परेचर चेंज होने से, चाहे फ्रॉस्ट पड़ने से, जैसे पाला वगैरह पड़ता है ठंड में, या हवाओं के चलने से। दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या है? इन विच मिनरल्स इन रॉक्स, इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स के अंदर मिनरल्स हैं, जो रॉक्स के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, चेंज बिकॉज ऑफ रिएक्शंस विद वाटर, एयर और एसिड्स, उनके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो पानी के साथ, हवा के साथ या एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनमें जो चेंज आता है वो कहलाता है केमिकल वेदरिंग, लीडिंग टू न्यू सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसका मतलब है विच इज कॉज्ड बाय प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जब प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, यानी किसी जीवित चीज की वजह से अगर वेदरिंग होती है तो वो कहलाती है बायोलॉजिकल वेदरिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन प्लांट रूट्स ग्रो इनटू क्रैक्स ऑफ रॉक्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कहीं देखा होगा, कई बार जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें चट्टानों के बीच में से निकल जाती हैं और उनकी वजह से चट्टान टूट जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बायोलॉजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे व्हेन प्लांट रूट्स ग्रो इनटू क्रैक्स ऑफ रॉक्स एंड स्प्लिट देम अपार्ट, और उनको अलग कर देती है। वेदरिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस एंड फॉर्मिंग सॉइल। तो वेदरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अर्थ के सरफेस को चेंज करने में और मिट्टी को बनाने में, सॉइल को क्रिएट करने में। ठीक है, आगे बात करते हैं इरोजन की। उससे पहले एक बार ऊपर देख लेते हैं जो फोटोज दे रखे हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों के बारे में आपको बताया कि ये है फिजिकल वेदरिंग, ये है केमिकल वेदरिंग और ये है बायोलॉजिकल वेदरिंग। जैसे फिजिकल हीटिंग एंड कूलिंग, वाटर, विंड एंड आइस एक्सपेंशन, यानी कि गर्मी ज़्यादा पड़ने से, ठंड ज़्यादा पड़ने से, पानी की वजह से, हवा की वजह से, बर्फ की वजह से जो वेदरिंग है वो है फिजिकल वेदरिंग। केमिकल सब्सटेंसेज इन द एयर एंड इन, कई बार बारिश पड़ने से, कई बार हवा चलने से जो कलर होता है किसी चीज़ का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। ये है बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें पेड़ की जो जड़ है उसकी वजह से एक चट्टान जो है वो दो हिस्सों में टूट गई है, तो ये कहलाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब आगे बात करते हैं इरोजन की। तो इरोजन इज द प्रोसेस बाय विच सॉइल, रॉक्स एंड अदर सरफेस मटेरियल्स आर वॉर्न अवे एंड कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस और वेव्स। यानी कि जब वो जो मिट्टी है या फिर वो जो रॉक है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुकी है, तो जब वो मिट्टी या वो पार्टिकल्स किसी भी एजेंट के द्वारा बह जाते हैं तो वो कहलाता है इरोजन। ठीक है, अनलाइक वेदरिंग दैट ओनली ब्रेक्स डाउन रॉक्स, इरोजन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ द ब्रोकन मटेरियल। यानी कि वेदरिंग में तो केवल चट्टान का टूटना आता है, केवल चट्टान का टूटना क्या कहलाएगा? वेदरिंग। इरोजन का मतलब होता है मूवमेंट, वो जो मूवमेंट है उस पार्टिकल की वो कहलाती है इरोजन। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इरोजन। इरोजन कई तरह का हो सकता है, जैसे वाटर इरोजन, अगर मान लीजिए पानी के थ्रू इरोजन हो रहा है कि जहां पर बहुत सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं और पानी जो आता है वो उनको बहा करके अपने साथ ले जाता है, तो ये कहलाएगा वाटर इरोजन। जैसा आपने देखा होगा कि जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ों से निकलने पर पहाड़ों को वो तोड़ते हुए आती है, पहाड़ों के छोटे छोटे टुकड़े जो है अपने साथ लेकर के आती है और धीरे धीरे उन टुकड़ों को अपने साथ वो लेकर के चलती जाती है और वो टुकड़े और छोटे होते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक रेत के जैसे हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए गंगा नदी जो है, मान क्या लीजिए गंगा नदी पहाड़ों से निकलती है, गौमुख से, तो जब वो निकलती है तो आप जब ऋषिकेश में देखोगे तो आपको ऋषिकेश में या हरिद्वार में आपको गंगा नदी के फ्लोर पर यानी तलहटी पर आपको पत्थर मिलेंगे जिनको हम शालिग्राम भी कहते हैं। लेकिन जब आप गंगा नदी को आगे जाकर के कहीं देखोगे, जैसे प्रयागराज में कहीं देखोगे, कानपुर में कहीं देखोगे, तो वहां पे आपको गंगा नदी के नीचे वैसे पत्थर नहीं दिखाई देंगे, आपको रेत दिखाई देगा, क्योंकि वही पत्थर जो है बार बार टकरा करके आपस में वो टूटते चले गए और वो धीरे धीरे और बारीक हो गए और वो क्या बन गए? सैंड बन गए। तो यही चीज है। तो वाटर इरोजन मतलब होता है जब पानी के द्वारा इरोजन होता है तो उसको वाटर इरोजन कहते हैं। दूसरा होता है विंड इरोजन। विंड इरोजन क्या है? कॉमन इन ड्राई एंड सैंडी एरियाज, जहां बहुत हवाएं चलती हैं, जहां बहुत सूखा मौसम होता है, जहां हवाएं ज्यादा चलती हैं, वहां पे होता है विंड इरोजन। जैसे रेगिस्तान में होता है विंड इरोजन। ग्लेशियल इरोजन, जहां ग्लेशियर होते हैं, ठीक है, जैसे माउंटेन्स में ग्लेशियर होते हैं तो वहां पर होता है ग्लेशियर इरोजन। वेयर मूविंग आइस स्क्रेप्स एंड कैरीज रॉक्स, जहां जो बर्फ है वो मूव करती है और अपने साथ में रॉक्स को लेके जाती है। एक होता है कोस्टल इरोजन। कोस्टल इरोजन क्या होता है? वेयर सी वेव्स वेयर अवे, जहां पे समुद्र की जो लहरें हैं, सी वेव्स हैं, वो अपने साथ
लैंड अलोंग द शोर, वो अपने साथ पार्टिकल्स को किनारे तक लेकर के आ जाती हैं, जो समुद्र की लहरें वो किनारे तक लेकर आ जाती हैं, तो वो कहलाता है सी इरोजन। ठीक है, सी इरोजन है, कोस्टल इरोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे आपको फोटोज वगैरह में दे रखा है, इरोजन कॉज्ड बाय वाटर एंड विंड। यहाँ जो इरोजन हो रहा है वाटर के द्वारा हो रहा है, यहाँ जो इरोजन हो रहा है वो विंड के द्वारा हो रहा है। जैसे ये आंधी चलती है, तूफान चलता है, तो इसकी वजह से सॉइल की एक लेयर जो है वो बह करके कहीं और चली जाती है, तो किसकी वजह से? हवा की वजह से। तो क्या कहलाएगा? विंड इरोजन। आगे चलें, इरोजन शेप्स लैंडफॉर्म एंड कैन बोथ क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस। यानी इरोजन जो है, क्या हो रहा है, ठीक है, इरोजन शेप्स लैंडफॉर्म्स, यानी इरोजन जो है वो लैंडफॉर्म को शेप भी कर सकती है, बना भी सकती है किसी लैंडफॉर्म को, और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, यानी दोनों काम कर सकती है। इरोजन जो है वो कोई लैंडफॉर्म को क्रिएट भी कर सकती है या फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इरोजन अफेक्ट्स मैनी ह्यूमन ऑक्यूपेशंस बाय चेंजिंग द लैंड एंड सॉइल ऑन विच पीपल डिपेंड। इरोजन जो है वो इंसानों के कई सारे ऑक्यूपेशंस तक को चेंज कर देती है, जमीन को यानी कि लैंड को चेंज करके या मिट्टी को चेंज करके। जैसे मान लीजिए आप कहीं खेती करते हो, अब खेती आप करते हो, आपकी जो मिट्टी है, आपका जो खेत है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, फर्टाइल है, लेकिन मान लीजिए वहाँ पे बहुत तेज बाढ़ आ जाए या बहुत आंधी तूफान आए, और उस आंधी तूफान या बाढ़ की वजह से आपके खेत की जो फर्टाइल मिट्टी है वो मिट्टी बह करके कहीं और चली जाएगी, तो आपका खेत जो है उतना फर्टाइल नहीं रहेगा, बंजर हो जाएगा, उसमें अच्छी उपज नहीं होगी। तो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो एक तरीके से खतरे में पड़ जाएगा, वो एक तरीके से उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ जाएगा। यानी कि जो इरोजन है वो इंसानों के ऑक्यूपेशन तक को इंपैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताया है, फॉर फार्मर्स इरोजन रिमूव्स द फर्टाइल टॉप सॉइल नीडेड फॉर क्रॉप ग्रोथ। जैसे किसानों के लिए जो इरोजन है वो टॉप सॉइल को, जो कि फर्टाइल टॉप सॉइल है, उसको हटा देता है वहां से, जिसकी वजह से क्रॉप ग्रोथ कम हो जाती है, लीडिंग टू लोअर यील्ड्स, जिससे खेती कम हो जाती है, उपज कम हो जाती है। फॉर दोज लिविंग नियर रिवर्स एंड कोस्ट, जो लोग नदियों के पास रहते हैं, जो कि कोस्ट के कोस्टल एरियाज के पास रहते हैं, इरोजन कैन वॉश अवे लैंड, हाउसेज एंड रोड्स कॉजिंग डैमेज एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। इरोजन की वजह से, जैसे मान लीजिए सुनामी आ जाती है, तो इरोजन की वजह से उनका घर, उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी, ये सब बह जाता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, जहां पे जैसे कंस्ट्रक्शन होता हो, माइनिंग होता हो, इरोजन डिस्टेबलाइजेज लैंड पोजिंग सेफ्टी रिस्क। वहां पे इरोजन की वजह से जो लैंड है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है, वो एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से सेफ्टी रीजंस यहाँ पे आ जाते हैं। इवन इंडस्ट्रीज लाइक टूरिज्म एंड फिशिंग सफर सिंस बीचेस, रिवर्स एंड फर्टाइल लैंड्स मे बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ तक कि जो टूरिज्म है वो भी खतरे में आ सकता है अगर इरोजन का उस पर होकर इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दिस शोज दैट इरोजन नॉट ओनली शेप्स द अर्थ सरफेस बट ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट्स ह्यूमन लेबर एंड लाइवलीहुड्स। तो ये दिखाता है कि जो इरोजन है वो केवल अर्थ के सरफेस को इंपैक्ट नहीं करता, वो ह्यूमन लेबर को और लाइवलीहुड जो है हमारी जो जीविका है उसको भी इंपैक्ट करता है। आगे चलें, इस पे ध्यान देते हैं, डोंट मिस आउट पे, इंपॉर्टेंट चीज है। द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एम्प्लॉयड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स। जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन थी, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, आईवीसी भी कहते हैं, वहां पे कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि कंटोरिंग, बंडिंग, टेरेसिंग, डैम्स एंड कैनाल्स फॉर वाटर मैनेजमेंट, ताकि पानी को मैनेज किया जा सके, उसको बचाया जा सके। मल्टीपल संस्कृत टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिस प्रैक्टिसेस। हमारे कई सारे संस्कृत किताबों में इन प्रैक्टिसेस के बारे में दिया गया है, इंक्लूडिंग द वेदास, जैसे वेदास में है, जैसे कृषि परशर में है, कौटिल्याज अर्थशास्त्र में है, एंड स्पेशलाइज्ड ट्रीटाइज लाइक वृक्षायुर्वेद, जैसे वृक्षायुर्वेद है। वृक्षायुर्वेद किसके बारे में, किसने लिखा है? सूरपाल ने लिखा है वृक्षायुर्वेद। ठीक है, ये आपका 6th, 7th, 8th के एनसीईआरटी में भी है। द अर्थशास्त्र कंटेन्स डिटेल्ड गाइडलाइंस ऑन लैंड असेसमेंट एंड कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो जो अर्थशास्त्र है वो काफ़ी डिटेल बातें बताता है लैंड के बारे में, लैंड असेसमेंट के बारे में, ठीक है, और किस तरीके से फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को कैटेगराइज किया जाता है उसके बारे में। द जाबो सिस्टम इन नागालैंड represents an integrated farming approach using earthen bunds on hill slopes for soil and water conservation। नागालैंड में एक सिस्टम है जाबो सिस्टम, वो क्या है? तो एन इंटीग्रेटेड फार्मिंग अप्रोच यूजिंग earthen bunds on hill slopes,
यानी कि जो पहाड़ियों पर जो स्लोप होते हैं, ढलान होती है, वहां पर भी खेती कराई जाती है अर्दन बंड्स बना करके। बंड्स होते हैं एक तरीके से रुकावट क्रिएट करना, बीच में मेड़ बना देना। तो मेड़ बना करके वहां पे खेती करी जाती है स्लोप्स के ऊपर, जहां पे पानी नहीं रुक सकता, पानी बह जाएगा। जैसे मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ पे अगर पानी ऊपर से गिराया जाएगा तो पानी बह जाएगा, लेकिन पहाड़ के स्लोप पर कई बार ऐसे बीच बीच में रुकावट क्रिएट की जाती है ताकि पानी वहां पे आके स्टोर हो जाए और वहां पे खेती कर सकें। इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, टेरेस फार्मिंग भी होती है। ठीक है। चेक डैम्स वर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस स्मॉल स्ट्रीम्स टू रिड्यूस वाटर वेलोसिटी। बार बार बीच बीच में चेक डैम्स बनाए जाते हैं ताकि पानी की जो स्पीड है उसको कम किया जा सके। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ताकि सॉइल इरोजन कम किया जा सके। एंड अलाउ सेडिमेंट डिपोजिशन, और सेडिमेंट्स वहां पे डिपोजिट हो पाए। दीज स्ट्रक्चर्स वर डिजाइन टू स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड एनहेंस ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ये स्ट्रक्चर्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो पानी का फ्लो है वो स्लो हो जाए और जो वाटर रिचार्ज है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, वो ज्यादा हो। अब ये जो कुछ टर्म्स होती हैं इनको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या होती हैं। जैसे कंटोर क्या होता है, कंटोरिंग क्या होता है, बंडिंग क्या होता है और टेरेस फार्मिंग क्या होता है। ये तीन चीजें हैं, साइड में दी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटोरिंग की। कंटोरिंग का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस कंटोर ट्रेंच, या इसको शॉर्ट में कहें तो CCT इज ए वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। ये एक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है। वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का मतलब होता है पानी को बचाने की टेक्निक। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि बारिश होती है तो बारिश का पानी आपके छत पे आता है। अगर आप अपनी छत के द्वारा, छत से जो पानी इकट्ठा हो रहा है, छत पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है, अगर आप उस पानी को एक गड्ढे में या एक टैंक में अगर आप जमा करते जाओ तो वही पानी आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पानी बह जाएगा, कहीं नालियों में चला जाएगा और उस पानी को आप वेस्ट कर दोगे। तो ये कहलाता है वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। तो एक वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है कंटिन्यूअस कंटोर ट्रेंच यानी CCT, in which trenches are dug along the contour lines of a hillside to slow down, hold and infiltrate rainwater। यानी क्या होता है ये, तो जैसे मान लीजिए पहाड़ का स्लोप है तो वहां पे बीच बीच में ऐसे क्या बनाए जाते हैं, गड्ढे खोदे जाते हैं ताकि उसमें पानी को इकट्ठा किया जा सके। ठीक है। होल्ड एंड इन्फिल्ट्रेट रेन वाटर, बारिश के पानी को उसमें इकट्ठा किया जा सके, होल्ड किया जा सके। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जिससे सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, और पानी को, ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज भी कर पाते हैं। तो ये तो होता है कंटोरिंग। दूसरा होता है बंडिंग। बंडिंग क्या है, अर्दन एम्बैंकमेंट्स बिल्ड अलोंग कंटोर लाइंस, यानी कि जहां पे वो गड्ढे बनाए जाते हैं, कंटोर बनाए जाते हैं, उसी के पास में अर्दन एम्बैंकमेंट्स, एम्बैंकमेंट्स मतलब होते हैं एक तरीके से मेड़ बना देना, एक रुकावट बीच में क्रिएट कर देना ताकि पानी अगर आता है तो बीच में हमने एक मेड़ बना दी है तो पानी फ्लो नहीं कर पाएगा, बह नहीं पाएगा। टू स्लो सरफेस रन ऑफ, ताकि सरफेस रन ऑफ को रोका जा सके, पानी को रोका जा सके। रिड्यूस सॉइल इरोजन, काम वही है सबका, सॉइल इरोजन ना हो, वाटर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ जाए और सॉइल मॉइस्चर बढ़ जाए। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए, ये सारे रीजन है। तीसरा है टेरेसिंग। टेरेसिंग क्या होती है, टेरेसिंग इज ए सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस दैट क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ लेवल और जेंटली स्लोपिंग स्टेप्स ऑन ए हिल साइड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये आपने शायद देखी हो, अगर आपने देखी हो ये, मैं दिखाता हूं आपको। टेरेसिंग का मतलब क्या होता है, टेरेस फार्मिंग एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है। तो अगर इस पहाड़ पे अगर हम यहां पे खेती करते हैं तो पानी तो ऊपर से आएगा तो बह जाएगा सारा का सारा। लेकिन अगर हम यहां पे बीच बीच में अगर हम गड्ढे कर दें, एक गड्ढा यहां कर दिया, एक गड्ढा यहां कर दिया हमने, एक गड्ढा यहां कर दिया, एक गड्ढा यहां कर दिया, ऐसे ऐसे अगर हम बीच बीच में गड्ढे कर दें तो अगर पानी ऊपर से आएगा तो पानी इसमें भर जाएगा, यहां से जो बचेगा वो यहां भर जाएगा, यहां से जो बचेगा वो यहां भर जाएगा। तो ये कहलाएगा कंटोरिंग, कंटोर बनाना। या अगर हम यहाँ पे एक छोटी सी मेड़ बना दें, जैसे इस तरीके से मेड़ बना दी, एक यहाँ मेड़ बना दी, एक यहाँ मेड़ बना दी, तो इसको कहेंगे बंडिंग करना। या एक और तीसरा तरीका है जो इस वाले स्लोप पे बता देता हूं मैं। अगर मैं इस स्लोप को बीच बीच में तोड़ करके अगर ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं, तो अब क्या है कि ये जो फ्लैट सरफेस है ये वाला, इसके ऊपर खेती करना पॉसिबल है, इसके ऊपर खेती करना पॉसिबल है। यहां यहां
यहाँ, 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 यहाँ पे खेती करना पॉसिबल है और पानी जो है वो भी यहाँ पे रुक रुक के जाएगा तो सबको पानी मिल जाएगा। तो ये कहलाएगा टेरेसिंग। ऐसे स्टेप्स क्रिएट करना, ऐसे सीढ़ी बना देना एक तरीके से, ये कहलाएगी टेरेस फार्मिंग। ठीक है, ऐसे सीढ़ी नुमा खेती, इसको सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं हिंदी में, सीढ़ी नुमा खेती, इसको सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सीढ़ी नुमा खेती भी कहा जाता है। आगे चलें। आगे बढ़ते हैं। टेरेसिंग के बाद अब आ जाते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। अब एजेंट्स की जो हम बात कर रहे थे कि भाई जो ग्रेडेशन होता है, जैसे इरोजन होता है, जैसे वेदरिंग होता है, तो उसके एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल बताया कि पानी के द्वारा हो सकता है इरोजन, हवा के द्वारा हो सकता है, ग्लेशियर के द्वारा हो सकता है, ओशन के द्वारा हो सकता है, कोस्टल जिसको बोलते हैं कोस्टल इरोजन। तो ऐसे अलग अलग इरोजन हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के द्वारा हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को कहा जाता है एजेंट्स। तो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आर नेचुरल फोर्सेस दैट वियर डाउन, ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट मटेरियल्स ऑन द अर्थ सरफेस हेल्पिंग टू लेवल और स्मूथ इट ओवर टाइम। यानी कि अर्थ के सरफेस पे चट्टान को तोड़ने में, उन पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उनको इकट्ठा करने में, अलग अलग फॉर्मेशन क्रिएट करने में, ये जो चीज़ें नेचुरल फोर्सेस जो रोल प्ले करती हैं, उन नेचुरल फोर्सेस को कहते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। द मेन एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आर रनिंग वाटर। तो मेन क्या होते हैं, सबसे जो मेन एजेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, रनिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, ग्लेशियर है, विंड है, समुद्र की लहरें हैं, वेव्स हैं, एंड ग्राउंड वाटर, और जो ग्राउंड वाटर है जो हमारे धरती के अंदर पानी पाया जाता है वो है। तो ये सारे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन हैं। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले रनिंग वाटर इरोड्स रॉक्स एंड सॉइल टू फॉर्म वैलीज एंड प्लेन्स। जो रनिंग वाटर होता है, जैसे मान लीजिए नदी है, नदी एक रनिंग वाटर है। नदी में क्या होता है, पानी बहता जा रहा है, पानी रुका हुआ तो है नहीं। रुका हुआ पानी क्या है, जैसे लेक है, तालाब है, पॉन्ड है, झील है, ये सब रुका हुआ पानी है। अगर पानी लगातार फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, नदी कहेंगे। तो जैसे नदी है, तो नदी की वजह से क्या बनती है, नदी जो है वो रॉक्स को और सॉइल्स को तोड़ती हुई जाती है, इरोड करती हुई जाती है, जिसकी वजह से बनती है वैलीज और प्लेन्स, घाटी और मैदान। वैली का मतलब क्या है, वैली का मतलब होता है जैसे मान लीजिए दो पहाड़ हैं और दोनों पहाड़ों के बीच में से अगर नदी जा रही है तो वो नदी वहां पे बनाती है वैली। और जब नदी पहाड़ों से निकल जाती है, आगे निकल जाती है, तो अपने जो साथ में जो सेडिमेंट्स लेकर के आती है, जो पार्टिकल्स लेकर के आती है, उन पार्टिकल्स को लाके वो एक प्लेन एरिया में जमा करती है, तो उससे बनते हैं मैदान। एग्जाम्पल के लिए जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो पहाड़ों में क्या बनाती है, वैली बनाती है। और जब वो नीचे आ जाती है पहाड़ों से उतर करके, तो यूपी में, बिहार में अपने सेडिमेंट्स को इकट्ठा करती है, तो वो कहलाता है आपका मैदान। तो उसको हम गंगा का मैदान भी कहते हैं, उसको हम उत्तर का मैदान भी कहते हैं। और वो बहुत फर्टाइल होता है, जहाँ पे नदी मैदान बनाती है, प्लेन बनाती है, वो फर्टाइल प्लेन होता है। ग्लेशियर स्क्रेप एंड कैरी ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मटेरियल्स। जो ग्लेशियर हैं वो भी काफ़ी सारा मटेरियल अपने साथ लेकर के चलते हैं, जिसकी वजह से बनती है यू शेप्ड वैलीज। यू शेप्ड वैलीज यानी यू के शेप में वैली बनती है। नदी क्या करती है, वो सिंपल वैली बनाती है, वो बनाती है वी शेप वैली। और ग्लेशियर कैसे बनाता है, यू शेप वैली, वो यू शेप में बनाता है। ठीक है। विंड शेप्स डेजर्ट्स बाय इरोडिंग एंड डिपोजिटिंग सैंड। हवा, जो हवा है, जैसे डेजर्ट में हवा क्या करती है, वो सैंड को उड़ाती है, उसको जमा करती है, तो उससे अलग अलग चीजें बनती हैं। सी वेव्स इरोड कोस्टलाइंस टू फॉर्म क्लिफ्स, बीचेस एंड बेज। यानी जो समुद्र की लहरें हैं वो कोस्टल एरियाज को आके हिट करती हैं, चट्टानों को आके हिट करती हैं समुद्र की लहरें, तो उससे बनते हैं क्लिफ, बीचेस, बेज। ग्राउंड वाटर डिजोल्व्स रॉक्स। ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर पानी पाया जाता है वो चट्टानों में मिक्स हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, सच एज लाइमस्टोन। और बनाते हैं क्या, लाइमस्टोन बनाते हैं, क्रिएटिंग केव्स यानी गुफाएं बन जाती हैं, अंडरग्राउंड केव्स बन जाती हैं, सिंक होल्स बन जाते हैं, कई जगह गड्ढे हो जाते हैं। टुगेदर दीज एजेंट्स आर कंटिन्यूसली मॉडिफाइंग लैंडफॉर्म्स, लोअरिंग हाई एरियाज एंड फिलिंग अप लो एरियाज। तो ये सब एजेंट्स साथ में मिलकर के हमारे धरती पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, जो कुछ हायर एरियाज बनाते हैं, कुछ लोअर एरियाज बनाते हैं। ठीक है। आगे देखो क्या दिया है, डोंट मिस आउट मी। लैंडफॉर्म्स हैव प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। लैंडफॉर्म जो हैं उन्होंने हमारी हिस्ट्री में, हमारी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे,
Rivers and fertile plains like those of the Ganga, Nile, Brahmaputra and Indus gave rise to agricultural societies and early cities. आप जितनी भी पुरानी की सिविलाइजेशन के बारे में आप जितना भी आपने सुना होगा, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, ठीक है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये जितने भी आपने सिविलाइजेशन के नाम सुने होंगे, ये सारी सिविलाइजेशन केवल वहां बने जहां पे नदियां थी, जहां नदियों के द्वारा मैदान बनाए गए। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सिंधु नदी के द्वारा बनी, ठीक है, जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन वो नाइल नदी के किनारे पर बनी, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इराक में वो टिग्रिस नदी किनारे पर बनी। तो ज्यादातर मोस्टली सारी की सारी सिविलाइजेशन कहाँ बनी, जहां पे नदियां थी, जहां नदियों के द्वारा मैदान बनाए गए, फर्टाइल मैदान बनाए गए। माउंटेन्स एक्टेड बोथ एज बैरियर्स एंड प्रोटेक्टर्स। माउंटेन जो है वो बैरियर की तरह काम करते हैं, हमारे प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं। जैसे भारत के उत्तर में हमारे क्या है, हिमालय है, और उस हिमालय की वजह से हमारे ऊपर कई बार इन्वेजन्स नहीं हुए, आक्रमण नहीं हुए उस हिमालय की वजह से, ठीक है। तो हमारे ऊपर आक्रमण कई बार ना हो पाने का कारण क्या होता था, हिमालय, क्योंकि हिमालय में नॉर्थ से क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। द हिमालय शील्डेड इंडिया फ्रॉम इन्वेजन्स बट ऑल्सो अलाउड कल्चरल एक्सचेंजेस थ्रू पासेस लाइक द खैबर पास। तो हिमालय क्या करता है, वो हमारे ऊपर आक्रमण होने से बचाता है, लेकिन कई बार जो ट्रेड वगैरह होता है या जो कल्चरल एक्सचेंज है, कल्चर एक्सचेंज होता था, उसके लिए हिमालय इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था, क्योंकि उसमें बीच बीच में पासेस होते हैं, पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है जिसमें से आप ट्रेवल कर पाते हो, तो उसको पास कहा जाता है, उसको हिंदी में कहते हैं दर्रा, ठीक है। डेजर्ट सच एज द थार लिमिटेड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेटलमेंट्स बट एनकरेज ट्रेड रूट्स सच एज द सिल्क रूट। जैसे थार डेजर्ट है, उसने बहुत ज्यादा सेटलमेंट होने से कम किया, और ट्रेड रूट्स को उसने एनकरेज किया, जैसे कि सिल्क रूट। कोस्ट एंड हार्बर सपोर्टेड ट्रेड। जो समुद्र तट हैं, हार्बर्स हैं, वो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। ट्रैवल एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट्स विद डिस्टेंट लैंड्स हेल्पिंग किंगडम्स लाइक दोज इन साउथ इंडिया फ्लरिश। जो साउथ इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स थे वो फ्लरिश हुए। जैसे चोला एम्पायर का बहुत बड़ा एम्पायर बनने का कारण क्या था, उनके पास नेवी थी, वो समुद्र में व्यापार करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है, समुद्र ने उनकी हेल्प करी। उसके अलावा इवन टुडे हिस्ट्री शोज दैट वॉर्स, सेटलमेंट्स, ट्रेड एंड कल्चरल ग्रोथ वर ऑल डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंड्स फिजिकल फीचर्स। तो आप अगर आज भी देखो तो आज के समय में भी बहुत सारे जो युद्ध होते हैं, बहुत सारे जो सेटलमेंट्स होते हैं, बहुत सारी जो हमारी चीज़ें होती हैं हमारी हिस्ट्री में, वो फिजिकल फीचर्स की वजह से होती है। जैसे कहीं पर अगर पेट्रोलियम पाया जाता है तो उसके लिए युद्ध हो सकता है, ठीक, कहीं पे यूरेनियम पाया जाता है तो उसके लिए युद्ध हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम एक एक करके सारे एजेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे पानी है, जैसे हवा है, जैसे समुद्र की लहरें हैं, जैसे ग्लेशियर है, तो ये सारे एजेंट्स हैं। अब ये एजेंट्स कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं। जैसे हम अगर पानी की बात करें तो पानी जो है, रिवर वाटर जो है, वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, तो उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक मिनट बस। हाँ जी, तो सबसे पहले बात करते हैं पानी की। बहता हुआ पानी यानी रनिंग वाटर, जैसे कि नदी, यहाँ मेनली नदी की ही बात हो रही है। रिवर्स शेप द लैंड थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, क्रिएटिंग अ वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स अलोंग देयर कोर्स। यानी कि जब नदी बहती है तो वो इरोजन करती है, वो उन सेडिमेंट्स को लेकर के जाती है, वो कहीं पर उनको जाकर के जमा भी करती है, जिसकी वजह से उसके पूरे रास्ते में कई सारे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। एट द अपर कोर्स रिवर्स ऑफन फॉर्म वी शेप्ड वैलीज। यानी जब नदी बिल्कुल अपने शुरुआत में जब आती है, यानी कि जब पहाड़ों से वो बिल्कुल निकलती है, ग्लेशियर से जब वो निकलती है, तो पहाड़ों में अक्सर वो क्या बनाती है, सबसे पहले वी शेप्ड वैली बनाती है। वी शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली का मतलब होता है कि पहाड़ों के बीच में से वो नदी आ रही है और पहाड़ों के बीच में ऐसा वी जो है वो शेप क्रिएट हो रहा है। जैसे इस तरीके से दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये है, यहां से जो है कोई नदी आ रही है, यहां से कोई नदी आ रही है, तो वो क्या बना रही है, तो एक वी शेप्ड वैली यहाँ पे पहाड़ों के बीच में क्रिएट कर रही है, क्योंकि ये वी बन रहा है, यहाँ पे वी शेप्ड वैली यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है, एक वी शेप्ड वैली जो है क्रिएट हो रही है। उसके अलावा वाटरफॉल बनते हैं। जब नदी निकलती है तो शुरुआत में पहाड़ों से गिरती है, पहाड़ों से निकलती है, तो जब पहाड़ों से गिरती है वो अचानक से, तो वहां पे वाटरफॉल बनेंगे। रैपिड्स, रैपिड्स का मतलब होता है जब पानी बहुत तेज बहता है तो उसको रैपिड कहा जाता है। जैसे आप कभी अगर राफ्टिंग अगर आप नदी में कभी करने गए हो तो वहाँ पे कई बार ऐसे कहते हैं कि रैपिड आने वाला है, रैपिड आने वाला है। तो रैपिड आने का मतलब होता है कि बहुत तेज अब लहरें आने वाली हैं,
ठीक है, तो रैपिड बनते हैं ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट्स एंड स्ट्रॉन्ग इरोसिव फोर्सेस, क्योंकि वहां पे फोर्स ज्यादा लगता है, वहां पे स्लोप ज्यादा है, तो पानी बहुत स्पीड के साथ आता है। तो जब पानी बहुत तेज आएगा तो ये सारी चीजें बनाएगा। इन द मिडिल कोर्स, जब पानी जो है अपने थोड़ा बीच में आ जाता है, जब नदी अपने थोड़े बीच में आ जाती है, मिडिल कोर्स में आ जाती है, तो वहां पे क्या बनाती है, तो रिवर स्टार्ट्स टू मिएंडर, वहां पे नदी मिएंडर बनाने शुरू करती है। अब ये मिएंडर क्या होता है, तो मिएंडर का मतलब होता है कि जब नदी थोड़ा अपने बीच के रास्ते में आ जाती है, आधे रास्ते में आ जाती है, तो वहां पे नदी की स्पीड स्लो हो जाती है, और जब नदी की स्पीड स्लो हो जाएगी तो वहां पे वो इस तरह से घूमनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे, इस तरीके से नदी ऐसे घूमनी शुरू हो जाएगी। तो इनको कहते हैं मिएंडर बनाना, यानी कि ये जो बन रहे हैं, ये जो मोड़ बन रहे हैं, टर्न बन रहे हैं, इनको कहा जाता है मिएंडर, ये कहलाते हैं मिएंडर, ये कहलाते हैं मिएंडर। ठीक है, आगे आगे कह रहा है फॉर्मिंग ऑक्सबो लेक्स, एक तो मिएंडर बनाते हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं। ऑक्सबो लेक्स का मतलब होता है कई बार नदी जब ऐसे फ्लो करती है तो यहां से फ्लो होने की बजाय वो कुछ टाइम बाद अपना रास्ता चेंज कर लेती है, वो ऐसे फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब ऐसे फ्लो होगी तो ये जो हिस्सा है ये अलग हो जाएगा, ये ऐसे अलग हो जाएगा कट करके ये, और ये बन जाएगी एक लेक, ये बन जाएगी एक लेक। तो इस लेक को क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक, ये कहलाती है ऑक्सबो लेक। यानी कि नदी के जो मिएंडर हैं वो मिएंडर का एक हिस्सा कट के अलग हो जाता है, क्योंकि नदी अपना रास्ता बदल लेती है कई बार, तो उस वजह से बन जाती है एक लेक। तो वो लेक क्या कहलाती है, ऑक्सबो लेक। एंड फ्लड प्लेन्स, और बाढ़ के मैदान बन जाते हैं, यानी कि नदी जब जहां से बहती है वहां पे मैदान बन जाते हैं, मैदान क्रिएट हो जाते हैं। एज इट लूजेस एनर्जी एंड बिगिंस डिपोजिटिंग सेडिमेंट्स, क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो जाती है नदी की, और वो अपने सेडिमेंट्स को डिपोजिट करना शुरू कर देती है, जमाना शुरू कर देती है। सेडिमेंट्स मतलब वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, उनको सेडिमेंट्स कहा जाता है। इन द लोअर कोर्स, यानी कि जब नदी अपने एकदम लास्ट में पहुंच जाती है, जब वो समुद्र में गिरने वाली है, तो वहां पे द रिवर स्लोज फर्दर एंड डिपोजिट्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ सेडिमेंट, वहां पे नदी की स्पीड और भी ज्यादा कम हो जाती है, और वहां पे वो अपने सारे सेडिमेंट्स को जाके इकट्ठा कर देती है। यानी जितने भी कंकड़ पत्थर रेत बालू जो भी वो लेकर के आ रही थी अपने साथ में, उस सबको वहां पे जाके लास्ट में जाकर के छोड़ देती है, इकट्ठा कर देती है। ठीक है, फॉर्मिंग डेल्टाज, जिसकी वजह से क्या बनते हैं, डेल्टाज, लीवीज एंड एलुवियल फेंस। अब ये क्या है आगे आपको एक फोटो में दिखाऊंगा। These landforms are not only important for understanding river dynamics but also play a vital role in agriculture, settlement and ecosystems. तो ये जो जितने भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ये केवल नदी के बारे में समझने के लिए नहीं है, ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे लोग रहते हैं सेटलमेंट्स, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इनके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आगे बात करते हैं वाटरफॉल की। तो वाटरफॉल क्या होता है, तो आपने सबने देखा होगा, सुना होगा वाटरफॉल के बारे में, कि वाटरफॉल मतलब झरना, कि जब पानी अचानक से पहाड़ से नीचे गिरता है तो उसको वाटरफॉल कहते हैं। अब वाटरफॉल इज ए लैंडफॉर्म वेयर अ रिवर फ्लोज ओवर स्टीप क्लिफ, यानी कि जब नदी जो है एक बहुत ही स्टीप मतलब होता है एकदम तिरछी खाई जो होती है, स्टीप मतलब एकदम तिरछी ढलान, वहां पे जब नदी फ्लो कर रही होती है और वर्टिकल ड्रॉप, और वहां से पानी एकदम नीचे गिरता है, क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक फॉल, तो एक बढ़िया सा वो फॉल नजर आता है। वाटरफॉल फॉर्म्स इन द अपर कोर्स ऑफ रिवर्स, वाटरफॉल जो है वो नदी के शुरुआत में बनते हैं। वेयर हार्ड रॉक्स रजिस्ट इरोजन, जहां पे हार्ड रॉक्स होती हैं और इरोजन को रोकने से मना करती हैं। वाइल सॉफ्टर रॉक्स बिलो आर वॉर्न अवे क्रिएटिंग अ सडन ड्रॉप, पानी अचानक से नीचे गिरता है। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल नेचुरल फीचर्स बट ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट, मेकिंग देम इंपॉर्टेंट फॉर लोकल टूरिज्म एंड इकोनॉमी। तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, जिसकी वजह से टूरिज्म भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। वाटरफॉल्स आर समटाइम्स यूज्ड फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, कई बार वाटरफॉल को हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, कि जब ऊपर से पानी नीचे गिरता है तो पानी के गिरने पर नीचे टरबाइंस लगा दी जाती हैं, और पानी के गिरने से वो टरबाइंस घूमती हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इसको कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, यानी जो पानी से एनर्जी बनाई जाती है। हाइड्रो वर्ड अगर कहीं भी आपको नजर आ जाए तो हाइड्रो वर्ड का मतलब होता है पानी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एज द फोर्स विद विच द वाटरफॉल कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो जिस फोर्स से पानी नीचे गिरता है वाटरफॉल में, उसी फोर्स को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इन एडिशन दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिक्रिएशन सच एज ट्रैकिंग,
एंड फोटोग्राफी। जो वाटरफॉल होता है वो देखने में भी सुंदर लगता है, तो लोग वहां जाके फोटोग्राफी भी करते हैं, वहां पे जाके ट्रैक भी करते हैं। एंड ऑफन होल्ड कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस इन अ सर्टेन रीजन्स, और इसका कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छे अच्छे इसमें फोटोज वगैरह जो है एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज दिए हुए हैं। तो ये फोटो तो बहुत नेचुरल है, इसमें तो आपको दिख रहा है ऊपर से पानी गिरता हुआ, वाटरफॉल दिख रहा है। इसमें आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी फॉर्मेशन समझ में आ जाएंगी, लैंडफॉर्म समझ में आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले ये 1 नंबर क्या है, जहां से पानी अभी आ रहा है, तो 1 नंबर है रिवर। सबसे सिंपल बात, पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, ये नदी है। नदी आपको पहले सबसे पहले दिखाई दे रही है। दूसरी चीज है हार्ड रॉक्स, ये जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं जो नहीं टूटती हैं, तो नहीं टूटेंगी तो पानी आके नीचे गिरेगा, नहीं टूटेंगी तो ये कहलाएंगी हार्ड रॉक्स, ये हार्ड रॉक्स हैं। तीसरा है गैप। गैप मतलब ये पानी है यहां से नीचे गिरा, तो इस बहुत ऊंची खाई के बीच में और पानी के बीच में गैप है। पानी जो है वो ऐसे नहीं कि सतह के साथ साथ नीचे नीचे आ रहा है, रिश्ता हुआ आ रहा है, नहीं, पानी अचानक से आगे ऊपर से गिर रहा है, तो ये जो बीच में गैप है कहलाएगा गैप, सिंपल। फोर्थ है प्लंज पूल। प्लंज पूल क्या है कि जब पानी जहां पे गिरेगा तो वहां पे गड्ढा हो जाएगा, एक गड्ढा हो जाएगा तो पानी वहां पे थोड़ा भर भी जाएगा, तो वो एक पूल जैसा बन जाएगा, स्विमिंग पूल जैसा बन जाएगा, तो ये कहलाएगा प्लंज पूल। और पांचवा क्या है, फिर से रिवर, पानी यहां से आगे बह जाएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगी, एक नदी बन जाएगी, तो ये कहलाएगी नदी, रिवर। तो यहाँ आपको कुछ वर्ड समझ में आए होंगे, जैसे हार्ड रॉक क्या होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है वो हार्ड रॉक है। आपको गैप समझ में आया होगा, गैप का मतलब क्या है, पानी और उस बड़ी चट्टान के बीच का जो गैप है, पहाड़ के बीच का जो गैप है वो कहलाएगा गैप। प्लंज पूल क्या है, जहां पे पानी नीचे गिरता है वहां पे एक गड्ढे में पानी भर जाता है, उसको कहते हैं प्लंज पूल। ठीक है, तो मैंने अभी मिएंडर के बारे में बताया था आपको, मिएंडर देख लो। अब मिएंडर क्या होते हैं? A meander is a winding curve or bend in the middle or lower course of a river। यानी कि जब नदी अपने लोअर कोर्स में या मिडिल कोर्स में आ जाती है तो वहां पे नदी जो है ऐसे कर्व बनाती है, ये कर्व बना रही है, घूम रही है नदी, ये रियल फोटो है, यहाँ पे ऐसे नदी घूम रही है। फॉर्म ड्यू टू द लेटरल इरोजन एंड डिपोजिशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप फोटोज देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पहला फोटो जो है, पहला नंबर क्या है, ऑक्सबो लेक। जैसे ये एक लेक है, ये पहले मिएंडर बन रहे थे, अब एक मिएंडर कट के अलग हो गया तो क्या बन गई, एक लेक बन गई। ठीक है, तो पहला है ऑक्सबो लेक। दूसरा है स्टीप बैंक। दूसरा कहाँ है, ये रहा स्टीप बैंक। ये जैसे बन रहा है एक बहुत अंदर की तरफ एकदम तिरछा, एक अंदर की तरफ किनारा क्रिएट हो रहा है भाई, ये अंदर की तरफ एक तिरछा किनारा क्रिएट हो रहा है, तो ये कहलाता है स्टीप बैंक। स्टीप मतलब एकदम तिरछा, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है एकदम तिरछा है तो वो कहलाता है स्टीप, स्टीप स्लोप्स, तो यह है स्टीप बैंक्स, किनारा। तीसरा है रिवर, ये तो नदी है ही, आपको पता है। और फोर्थ है बार, यानी ये जो बाउंड्रीज होती हैं जहां पे नदी मुड़ती है, वहां पे जो जहां पे वो सेडिमेंट्स अपने इकट्ठे कर देती है लास्ट में किनारे पे, वो कहलाते हैं बार। ठीक है, जहां पे नदी मुड़ती है, वो जो मोड़ होता है वहां पे नदी अपने सेडिमेंट्स जमा कर देती है, तो वहां बन जाता है एक बार, उसको कहते हैं बार। आगे चलते हैं। As the river flows, it erodes the outer banks of bends and deposits sediments on the inner banks। तो जब नदी फ्लो करती है तो इट इरोड्स द आउटर बैंक्स, वो आउटर बैंक्स को इरोड करती है, आउटर बैंक्स के जो पार्टिकल्स उनको बहा के ले जाती है ऑफ बैंड्स एंड डिपोजिट सेडिमेंट्स ऑन द इनर बैंक्स, और जब अंदर वाले जो किनारे हैं वहां पे अपने सेडिमेंट्स को जमा कर देती हैं। ग्रेजुअली क्रिएटिंग लार्ज लूप्स, और बड़े बड़े लूप क्रिएट करती है, यानी बड़े बड़े किनारे ऐसे बड़े बड़े लूप क्रिएट करती है, वो मोड क्रिएट करती है। Meanders are important for human because the fertile soil deposited along their banks। meander जो है इंसानों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि meander के किनारे पे बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो आपको एक फर्टाइल प्लेन तैयार करके देते हैं जहां पे आप खेती कर सकते हो। वही लिखा हुआ है along their banks supports agriculture, तो वो आपको एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। मेकिंग these areas ideal for farming, जो फार्मिंग करने के लिए एरिया आइडियल बन जाता है। They also influence settlement patterns as villages and towns often develop on their gentle slopes near meanders। यानी कि जहां पे meanders बनते हैं वहां पे कई बार लोग रहना भी शुरू कर देते हैं, वहां पे सेटलमेंट्स बनाने भी शुरू कर देते हैं। इन एडिशन meandering rivers can be used for navigation, यानी कि जो meandering rivers है जहां पे नदियां मुड़ती हैं ऐसे meander बनाती हैं, वो नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पानी की सिंचाई करने के लिए, एंड इन सम एरियाज सम केसेस टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लोग वहां पे घूमने भी आते हैं। एज देयर सीनिक कर्व्स क्रिएट एट्रैक्टिव लैंडस्केप्स, क्योंकि जो ये बढ़िया बढ़िया कर्व बनते हैं नदी में, ये बढ़िया एकदम देखने में सुंदर लगते हैं, तो लोग बाग वहाँ पे घूमने भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं।
जैसे द ग्रैंड एनिकट ऑल्सो नोन एज कलनई इन तमिलनाडु इज एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ रिवर्स फॉर इरिगेशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेना, 6th 7th 8th की एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा ये। ग्रैंड एनिकट जो है वो एक डैम है, कलनई भी कहा जाता है उसको, तमिलनाडु में है, ठीक है। ये करिकाल ने बनवाया था। चोला एम्पायर में एक राजा थे करिकाल नाम के एक राजा थे चोला एम्पायर में, उन्होंने बनवाया था द ग्रैंड एनिकट, कलनई जिसको कहा जाता है। तो इसको इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। आगे बात करते हैं डेल्टा की। तो डेल्टा क्या होता है? अ डेल्टा इज ए लैंडफॉर्म फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ ए रिवर। यानी कि जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो उसको माउथ कहा जाता है, वो नदी का माउथ है, तो वहां पे बनता है डेल्टा। वेयर इट फ्लोज इनटू ए सी, जब वो समुद्र में फ्लो होती है या ओशन में फ्लो होती है, किसी लेक में फ्लो होती है। एंड डिपोजिट्स द सेडिमेंट्स इट हैज कैरिड फ्रॉम अपस्ट्रीम, और जितना भी सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर के आ रही थी उस सारे सेडिमेंट्स को लाके वो वहां पे जमा कर देती है। ओवर टाइम these deposits accumulate to form a fan shaped और triangular area of land। तो धीरे धीरे जब वो सेडिमेंट जमा होते हैं तो वहां पे ट्रायंगुलर एरिया क्रिएट हो जाता है। डेल्टाज आर हाईली फर्टाइल, तो उसी को डेल्टा कहते हैं। डेल्टाज आर हाईली फर्टाइल, डेल्टा बहुत फर्टाइल होते हैं ड्यू टू देयर रिच एलुवियल सॉइल, क्योंकि वहां पे एलुवियल सॉइल बहुत ज्यादा पाई जाती है। मेकिंग देम आइडियल फॉर एग्रीकल्चर एंड सपोर्टिंग क्रॉप्स, जहां पे एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया होता है, क्रॉप्स बहुत बढ़िया होते हैं, जैसे कि राइस, जूट। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल देखोगे कि इंडिया में है सुंदरबन डेल्टा, तो वहां पे आपको सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? बंगाल में जूट की खेती बहुत होती है, चावल की खेती बहुत होती है। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज द मिक्स ऑफ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर क्रिएट्स डाइवर्स एक्वेटिक लाइफ। क्योंकि जब नदी का जो फ्रेश पानी है वो समुद्र के सी वाटर के साथ मिक्स होता है तो वहां पे मछलियां बहुत पाई जाती हैं। मैनी डेल्टाज सपोर्ट्स डेंस ह्यूमन सेटलमेंट्स, ज्यादातर जो डेल्टाज होते हैं वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज्यादा होती है। जैसे वेस्ट बंगाल में आप देखोगे काफी ठीक ठाक पॉपुलेशन वहां पे पाई जाती है। एंड आर सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट बंगाल से ट्रेड भी काफी जाता होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, बिकॉज रिवर्स प्रोवाइड नेविगेबल रूट्स, क्योंकि नदियों के द्वारा लोग ट्रेवल भी करते हैं, घूमते भी हैं। हाउएवर दे कैन ऑल्सो बी प्रोन टू फ्लडिंग, लेकिन वहां पे बाढ़ भी बहुत आती है, विच अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ और एक्टिविटी बहुत अफेक्ट पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये नदी थी, ये नदी आ रही है, ये रियल वाला भी देख लो कि नदी आ रही है, और नदी आकर के बहुत सारी छोटी छोटी शाखाओं में वो डिवाइड हो जाती है। नदी जो है एकदम फैल जाती है आकर के, और यहाँ पे अपने सारे सेडिमेंट्स को इकट्ठा शुरू करना कर देती है। तो सबसे पहला नंबर रिवर, जो नदी आ रही है ऊपर से वो रिवर है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटरी, अब नदी जो है वो छोटे छोटे अपनी शाखाओं में डिवाइड होगी, जैसे ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं, पेड़ की जो टहनियाँ होती हैं वो डिवाइड हो जाती है ना, तो ये ऐसी नदी जो है बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है। तीसरा नंबर है आइलैंड या बार्स, ये जो छोटे छोटे लैंड के जो पीसेस बन जाते हैं डेल्टाज में, तो इनको आइलैंड या इनको बार्स भी कहा जाता है। और चौथा है समुद्र, क्योंकि समुद्र में जाके बाद में मिल जाएगी। तो ये फोर्थ क्या है? वो है सी, वो है समुद्र। ठीक है, ये रियल वाला फोटो है डेल्टा का, ये भी आप देख सकते हो। आगे चलें, ये है लेट्स एक्सप्लोर, तो एक डेल्टा का ही फोटो है, ठीक है, इसको टॉप व्यू से लिया हुआ है, देख लो आप भी, डेल्टा है ये। अब आते हैं वेव्स एंड करंट्स। वेव्स क्या होती हैं? समुद्र की लहरें। करंट्स मतलब वही समुद्र की जो लहरें हैं वो जब काफी दूर तक बहती हैं तो उनको करंट्स कहा जाता है। ठीक है, करंट्स समुद्र की धाराएं, इनकी बात करते हैं। तो वेव्स एंड करंट्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ओशनिक सरफेस। वेव्स और करंट जो होती हैं वो समुद्र की जो अपर सरफेस है, ओशनिक सरफेस है, उस पर लगातार वो फ्लो होती रहती हैं। दे वर्क इन कोस्टल एरियाज एंड रीशेप द लैंड अलोंग द कोस्टल जोन। ठीक है, वो कोस्टल एरियाज में बहती हैं, कोस्टल एरियाज में आकर के वो टकराती हैं और अलग अलग तरह के कोस्टल जोन में वो चीज़ों को बनाती हैं, शेप करती हैं। द एक्शन ऑफ वेव्स एंड करंट्स क्रिएट्स अ रेंज ऑफ लैंडफॉर्म्स अलोंग द कोस्ट लाइन। तो जो वेव्स हैं, समुद्र की लहरें हैं, जब वो आकर के समुद्र के किनारे पर टकराएंगी तो कई अलग अलग तरीके की लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। जैसे कि बीचेस, आपने देखे होंगे बीचेस, जैसे गोवा में बहुत सारे बीच हैं, जैसे मरीना बीच है। ठीक है, तो बीचेस क्रिएट होते हैं, सैंड बार्स बनते हैं, सी क्लिफ्स बनती हैं, सी केव्स बनते हैं, आर्चेस बनते हैं, स्टैक्स बनते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट वेव्स एंड करंट्स इन पार्ट 2 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। तुम वेव्स के बारे में, करंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा और स्टडी करोगे, जो इस किताब का पार्ट 2 आएगा। अभी तक तो खैर नहीं आया है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आए, तो पार्ट 2 में जो है वेव्स और करंट्स के बारे में और ज़्यादा आपको पता चलेगा। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं बीचेस, सैंड बार्स, इनके बारे में। तो सबसे पहले अ बीच
इज ए लैंडफॉर्म मेड अप ऑफ सैंड। बीच क्या होता है कि एक ऐसी जगह है जो रेत से बनती है। पेबल्स यानी वहां पे बहुत सारे पत्थर पाए जाते हैं छोटे छोटे, और रॉक्स बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। अलोंग द शोर लाइन ऑफ ए सी, यानी समुद्र के किनारे पे रेत पाया जाता है, पत्थर पाए जाते हैं और बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं। ओशन और लेक, यानी कि समुद्र के किनारे पे, ओशन के किनारे पे, लेक के किनारे पे। क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय वेव्स, क्योंकि समुद्र की लहरें अपने साथ में जो सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं उनको वो जाकर के किनारे पे इकट्ठा कर देती हैं। बीचेस आर कॉन्स्टेंटली शेप्ड बाय वेव एक्शन, टाइड्स एंड करंट्स। बीचेस बार बार बनते रहते हैं, शेप होते रहते हैं, किसकी वजह से? वेव की वजह से, टाइड्स की वजह से, करंट्स की वजह से। विच मूव एंड डिपोजिट मटेरियल्स अलोंग द कोस्ट, जो कोस्टल एरियाज में ला करके जमा हो जाते हैं। फॉर ह्यूमन्स बीचेज आर इंपॉर्टेंट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस फॉर रिलैक्सेशन। जैसे इंसान लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, वो क्या करते हैं? बीचेस पे घूमने जाते हैं, रिलैक्स करने जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, रिक्रिएशन करते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। विच बूस्ट द लोकल इकोनॉमी, जिसकी वजह से लोकल इकोनॉमी बढ़ती है। बीचेस ऑल्सो प्रोवाइड फिशिंग एरियाज, बीचेस में फिशिंग एरियाज भी होते हैं, ठीक है। एंड सम कोस्टल कम्युनिटीज रिलाई ऑन देम फॉर कलेक्टिंग सैंड एंड शेल्स। कुछ कोस्टल कम्युनिटीज होती हैं जो रेत इकट्ठा करती हैं, शेल्स जो पाई जाते हैं, छोटी छोटी सीप पाई जाती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। एडिशनली बीचेस एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड कोस्टल इरोजन, हेल्पिंग सेफगार्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स नियर द कोस्ट, ठीक है। तो जो बीचेस हैं वो नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करते हैं, ताकि जो समुद्र की लहरें हैं वो ज़्यादा अंदर तक ना आ पाएँ, ताकि नहीं तो डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही मचेगी, लोग बाग जहाँ रहते हैं, जो घर बार हैं, वो सब भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फोटो में देख करके अब इन चीज़ों को समझो, ये जो अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं। ये सबसे पहले ये है समुद्र, ये है समुद्र का किनारा, और ये बन गया यहाँ पे बीच। सिंपल बात। पहला पॉइंट क्या है? पहला ये है, तो पहला है बीच, ये तो बन गया बीच। दूसरा है बे, ये है बे। बे का मतलब होता है खाड़ी, कि जहाँ पे पानी है उसको तीन तरफ से सैंड ने या मिट्टी ने या जमीन ने घेरा हुआ है, यानी इसके यहाँ भी मिट्टी है, यहाँ भी सैंड है, यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी लैंड है और यहाँ भी लैंड है। तो अगर तीन तरफ से किसी पानी को अगर लैंड ने कवर किया हुआ है तो वो कहलाता है बे या फिर गल्फ। तीसरा है सी, ये समुद्र है पूरा, तीसरा समुद्र है। चौथा है हेडलैंड। हेडलैंड कहाँ है? ये है हेडलैंड, यानी जो हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ है, बीच का जो हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ है वो क्या कहलाता है? हेडलैंड। जैसे ये भी हेडलैंड है, जैसे ये भी हेडलैंड है। पांचवा है सैंड बार, यानी जहां पे रेत इकट्ठा है, यहाँ पे ये सैंड बार है, ये भी सैंड बार है। छठा है फ्री एंड, जहां पे बीच खत्म होता है, वो जो लास्ट पॉइंट है वो है फ्री एंड, जहां पे बीच खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। और सातवां है रिवर, जहां से नदी आ रही है, ये नदी आ रही है तो यहाँ पे है रिवर, वो नदी आकर के बाद में सी में आके मिक्स हो गई, ठीक है। अब उन्हीं चीजों के बारे में यहाँ बताया हुआ है। कोस्टल इरोजन अकर्स व्हेन वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स वेयर अवे द लैंड अलोंग द कोस्ट, क्रिएटिंग यूनिक लैंडफॉर्म्स। तो कई अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। सम कॉमन लैंडफॉर्म्स ऑफ कोस्टल इरोजन इंक्लूड क्लिफ। अब कुछ लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे एक होता है क्लिफ, एक होती है वेव कट प्लेटफॉर्म्स, एक होती है केव्स, एक होती है आर्चेस, एक होती है स्टैक्स। अब इनके बारे में मैं आपको डायरेक्ट फोटो से बताता हूँ, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। बढ़िया डायग्राम है, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा क्या क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए इधर की तरफ से समुद्र है और समुद्र जो है इन पे अपनी लहरें मार रहा है, और ये है एक बड़ी सी चट्टान, बड़ा सा एक पहाड़, तो उसमें अलग अलग कई सारी फॉर्मेशन क्रिएट हो गई हैं। जैसे पहला है हेडलैंड, यानी कि जो ऊपर की जो सरफेस है वो कहलाती है हेडलैंड। हेड मतलब कहाँ होता है? सिर ऊपर होता है, तो जो हेडलैंड है, जो ऊपर की जो लैंड है वो कहलाएगी हेडलैंड। दूसरा है सी आर्क। अब ये क्या बन गया? यहाँ की जब इसमें बार बार पानी ने आके टक्कर मारी तो ये जो बड़ी चट्टान है ये बीच में से खोखली हो गई, इतनी बार पानी ने मारा कि बीच में से ही वो खोखली हो गई, तो ये बन गया सी आर्क, एक सी आर्क बन गया है। तीसरा है सी स्टैक। अब जैसे मान लीजिए इसका ऊपर का जो हिस्सा है ये गायब हो जाए तो ये एक पिलर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे एक पिलर बन गया, ये पहले यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, तो पहले क्या बना होगा? सी आर्क बना होगा। फिर ये जो ऊपर का हिस्सा ये भी गायब हो गया धीरे धीरे, इतना पानी टकराया, तो ये एक पिलर बन गया। इस पिलर को कहते हैं सी स्टैक। चौथा क्या है? हाई टाइड लेवल, यानी पानी में जब ओशन में जब टाइड आता है, टाइड मतलब होते हैं जब पानी का लेवल ऊपर जाता है, और एक लो होता है लो टाइड, जब पानी का लेवल नीचे आता है, तो ये हाई टाइड लेवल, यहाँ तक पानी आ सकता है ऊपर, ये हाई टाइड लेवल है। और पांचवा है लो टाइड लेवल, पानी नीचे यहाँ तक जा सकता है, ये हाई टाइड लेवल है और ये लो टाइड लेवल है, ठीक है। आगे किसी चैप्टर में टाइड्स वगैरह अगर आएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा
टाइड्स क्या होते हैं, क्यों आते हैं, उन सबका रीजन क्या है। ये रियल फोटो है, यहाँ भी आप देख सकते हो। जैसे ये बड़ी चट्टान है, जब पानी इस पे बार बार आके टकराएगा, ये ऊपर का हिस्सा क्या है, ये है इसका हेडलैंड। पानी इस पे बार बार आके टकरा रहा है तो बीच में छेद हो गया, तो जब छेद हो गया तो ये क्या बन गया, सी आर्क बन गया। एक हिस्सा अलग टूट के अलग हो गया, ऊपर का हिस्सा गायब हो गया, ये हिस्सा अलग है, तो ये कहलाएगा सी स्टैक। और ये यहाँ पे होता है हाई लेवल और ये होता है लो टाइड लेवल। ठीक है, ये चीज है। यहां भी देख लो, ये भी कुछ चीजें हैं। जैसे ये ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, हेडलैंड। दूसरा क्या है, सी क्लिफ। ये क्या है, सी क्लिफ। क्लिफ मतलब होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी पहाड़ के एकदम कोने पे खड़े हो, किनारे पे खड़े हो, किसी पहाड़ के आप किनारे पे खड़े हो, जिससे आप नीचे देखोगे तो खाई है, यानी जो हिस्सा पहाड़ पे आगे की तरफ निकला हुआ है, इस तरीके से। जैसे मैं आपको यहां बताता हूं, जैसे पहाड़ पे जो हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ है, जैसे ये एक ऊपर से पहाड़ है और ये हिस्सा इसका आगे की तरफ निकला हुआ है और ये ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये जो हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ है, अगर आप यहां खड़े हो, ऐसे यहां आप खड़े हो, तो ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, क्लिफ। जो हिस्सा आगे की तरफ निकला हुआ है वो कहलाता है क्लिफ। ठीक है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लिफ। उसके अलावा तीसरा क्या है, सी केव। यह है सी केव। पानी इस पे बार बार आया तो अंदर की तरफ एक गुफा क्रिएट हो गई, पानी की वजह से एक अंदर की तरफ एक गड्ढा सा क्रिएट हो गया, एक गुफा बन गई अंदर की तरफ, तो ये बन गया सी केव। चौथा है हाई टाइड लेवल, कि पानी यहां तक आ सकता है, ये हाई टाइड लेवल है। पांचवा है शोर प्लेटफॉर्म, यानी किनारे पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया तो ये कहलाएगा शोर प्लेटफॉर्म। और छठा है लो टाइड लेवल, कि पानी यहां तक आ सकता है नीचे, और ये बन गया इसका लो टाइड लेवल। तो ये भी टर्म याद रखना, सी क्लिफ क्या होता है, सी केव क्या होता है। क्लिफ मतलब होती है बाहर की तरफ जो चीज निकली होती है वो क्लिफ है, केव मतलब अंदर की तरफ गुफा जो क्रिएट हो गई है वो केव है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ग्लेशियर पे, कि ग्लेशियर की वजह से क्या क्या चीजें बनती हैं, क्या क्या चीजें, कैसी कैसी लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज इस क्लास में मेरे हिसाब से यहीं तक रख लेते हैं। ठीक है, तो इससे आगे ग्लेशियर से आगे जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप एक बार रिवाइज करिएगा, उनको एक बार पढ़िएगा, इन फोटोज़ को आप दोबारा देखिएगा एनसीईआरटी में, ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो इससे आगे ग्लेशियर से आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप चीज़ें जो हैं पढ़ते रहिए, इस लेक्चर्स को शेयर करते रहिए, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए अपने यूट्यूब पर, ताकि जब भी कोई नई क्लास आती है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वो एडिट मिल जाएगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को फैला दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और एक अच्छा कंटेंट फैलने दीजिए, ताकि और भी ज़्यादा ये कंटेंट है जो है वो यूट्यूब पर ऐसे ही लाए जा सकें, और हम ऐसे ही लाते रहें, हमें मोटिवेशन मिलती रहे आपके द्वारा। और लाइक कमेंट वगैरह करते रहिए। ठीक है, और आपको इसी तरीके से फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाते रहेंगे। बस आपका प्यार जो है वो मिलता रहे, उतना ही काफ़ी अपने लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।